आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना हाईकोर्ट से नीतीश हुकूमत को लगा झटका। SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने के फैसले को अदालत ने किया मनसूख। OBC मामले पर RJD के राज्यसभा रुकन मनोज झा ने कहा, नीतीश कुमार को आला अदालत से करना चाहिए रुजू। जदोजहद जारी रखने का किया अज़्म। नीतीश काबीना ने 22 अहम एजेंडों को दी मंजूरी। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल शुरू करने का फैसला। साबिक MP अशफाक करीम ने अक़लियती तबके से माफी मांगने का देवेश चंद्र से किया मुतालबा। देवेश ने मुसलमानों और यादव के लिए काम ना करने की कही थी बात। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पटना हाईकोर्ट ने आज रियासती हुकूमत को बड़ा झटका देते हुए रिजर्वेशन कानून में की गई हालिया तरमीम के आईनी जवाज को मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान कानून को चैलेंज करने वाली रिट पिटीशन मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की डिवीजन बेंच ने 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला महफूज रखा था, जिसे आज सुनाया गया है। अर्जी में रियासती हुकूमत की तरफ से 21 नवंबर 2023 को मंजूर किए गए कानून को चैलेंज किया गया था, जिसमें SC ST OBC और दीगर पसमानदा तबकात को 65% रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि जनरल जुमरे को सिर्फ 35% पोस्टें दी गई हैं। अर्जी गुजार के वकील ने गुज़िश्ता समाअत में अदालत में दलील देते हुए कहा था कि EWS के आम जुमरे को मनसूख करना हिंदुस्तानी आइन की दफ़ा 14 और 15 के खिलाफ है। राज्य सरकार ने नई 2 कानून लाई थी। शिक्षण संस्थानों और रोजगार संस्थानों में 49.5% जो आरक्षण सीमा थी राज्य में पहले, उसको बढ़ाकर 65% की गई। तो हमने इसको चैलेंज किया था पटना हाईकोर्ट में, ये कहते हुए कि ये संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच इंदिरा साहनी के केस में जो 9 जजेज की बेंच ने ये एक फैसला सुनाई थी कि 50% के सीमा निर्धारित जो आरक्षण का है वो कोई भी राज्य सरकार कभी भी वायलेट नहीं कर सकती है। रिसेंटली 2021 में लक्ष्मण राव पाटिल केस में फिर से ये अपील किया गया, फुल स्टॉप किया गया यहाँ तक कि कोई भी राज्य सरकार 50% के सीमा को आरक्षण का नहीं बढ़ा सकती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 2 नए कानून लाया, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जिसको हमने चैलेंज किया और यही ग्राउंड लिया कि आर्टिकल 14-16 का वायलेट करती है और 50% जो सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था उसको भी ब्रीच कर रहा है। आज फैसले में भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यही फैसला सुनाया कि जो 2 नए कानून है वो संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है और वो जो 50% सीलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था उसको भी वायलेट। RJD के राज्यसभा रुकन मनोज झा ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले पर जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार को आला अदालत से रुजू करते हुए मजबूती से अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। का जो फैसला आया है, मैं समझता हूं आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी तैयार हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे, हमारे नीतीश जी की कृपा से ही NDA की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए। वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में मुनक्किदा काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। काबीना मीटिंग में मजमूई तौर पर 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई और इसमें सबसे अहम बात मेट्रो के हवाले से लिया गया फैसला है। शहरी तरक्की और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने रियासत के 4 अहम शहरों में मेट्रो चलाने का फैसला किया। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल चलाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक किया गया। पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और अब आने वाले दिनों में उन 4 शहरों में भी मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। बिहार
कानून साज असेंबली का मानसून इजलास 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। महकमे खेल में कई खाली आसामियां पुर करने की मंजूरी भी दी गई है। काबीना की मीटिंग में 750 गरीब खानदानों के लिए मकानात बनाने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है। शहरी गरीबों के लिए कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर की जाएंगी। परिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद DPR बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरंभ किया। तो 4 शहर हैं, 4 महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बनने के बाद आज नित्यानंद राय पहली बार पटना आए, जहां पर हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का 2025 के असेंबली इंतखाबात में भी सफाया हो जाएगा। कहा कि नरेंद्र मोदी को बिहार से काफी लगाव है। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद और प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 के चुनाव में जब परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता तेजस्वी यादव को समाप्त कर देंगे 2025 के चुनाव में महागठबंधन तो 0 पर आउट करेंगे। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है और बिहार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार में जो विकास की धारा बह रही है, आज बिहार वासियों के मन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में बिहार का एक देशवासी है और बिहार से कितना उनको प्रेम है। कल बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्होंने देश और दुनिया और बिहार को बता दिया कि मोदी को कितना प्रेम है बिहार से। और मैं कह रहा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, धरती की सुगंध बता देती है कि फसल कैसा होगा। बिहार हुकूमत अब मुजरिमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और इसका ऐलान खुद नीतीश कुमार हुकूमत में रेवेन्यू के वजीर दिलीप जायसवाल ने हाल ही में किया है। दिलीप जायसवाल के बयान पर पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हालांकि पप्पू यादव ने दिलीप जायसवाल पर तंज किया, साथ ही उन्होंने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में SIT का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले थे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसलिए कोई देह हाथ चमकावे वाला का रुपौली अब नहीं घुसा सके छे। अवैध बंदूक गोली लेकर चले वाला के नहीं घुसा छे रुपौली। रुपौली में अगर राज होगा तो गरीब का राज होगा, गरीब का राज होगा। जल्दी से कर शुरू करें। दिलीप बाबू के मुंह में घी शक्कर। और मेरा आग्रह है दिलीप बाबू पहले राजस्व विभाग से दलाली मुक्त कर दीजिए, मेरे भाई हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए। एक विभाग को सुधार लीजिए दिलीप बाबू। गोली मारने और ना मारने की तो बात जोर में है।
सभी दल में हमाम नंगे हैं और अपराधी लोग ही MP MLA बनाता है। इसके पहले अपराधी लोग ही बना रहे थे MP। तो राज्यसभा के साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशफाक करीम ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीतामढ़ी के रुकने पार्लियामेंट देवेश चंद्र ठाकुर की तरफ से अक़लियती बरादरी के खिलाफ किए गए काबिल एतराज रिमार्क्स पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। अशफाक करीम ने कहा कि देवेश चंद्र के बयान से अक़लियती तबके के लोगों को ठेस पहुंची, लिहाजा उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बरादरी के लोग, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उनको नाश्ता करा दूंगा, चाय पिला दूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। देखिए, कोई वोट दे या न दे, वो सभी के सांसद हैं, और जो भी सांसद होता है, चाहे जिस पार्टी का हो, वो सभी का सांसद होता है। किसी एक पार्टी का सांसद नहीं होता है, बल्कि सबका सांसद होता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा ज़रूर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी को कोई आहत पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ पहुंची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि सबों को तकलीफ पहुंची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे जात बिरादरी के लोगों से, ऐसे धर्म के रहने वाले लोगों से, कि इस तरह की बात न होनी चाहिए और इससे नुकसान होगा। नीतीश जी जो चाहते हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो काम किया, इतने वोट मिले। और मैं ये कहता हूँ कि अभी असेंबली को वक्त है, अगर हम लोग इस तरह से दौरा करते रहे तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% वोट मिला, कम से कम 5% मिला। मैं समझता हूँ इस तरह से हम लोग दौरा करते रहेंगे तो JDU को नीतीश जी की वजह से, उनके कामों को बताने की वजह से, मुसलमानों को या जनता को बताने की वजह से, मैं समझता हूँ 70-80% वोट जरूर मिलेगा JDU को। मैं ये आशा करता हूँ। JDU तर्जुमान अंजुम आरा ने देवेश चंद्र ठाकुर के हालिया मुतनाज़ा बयान का दिफा किया। अंजुम आरा ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर को उनकी उम्मीदों के मुताबिक रद्द-ए-अमल नहीं मिला, इसलिए इन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया होगा। बहुत ही सोशल इंसान रहे हैं और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं। और उन्होंने इसमें भी कहीं दो राय नहीं कि बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति होने के नाते उन्होंने समाज का जो डिप्राइव सेक्शन रहा है, वंचित तबका रहा है, पिछड़ा दलित अक़लियत, तमाम लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और चुनाव के समय जो भी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, उसका सबसे क्रूशियल समय होता है वो इलेक्शन का पीरियड होता है। तो एक उनकी अपेक्षाएं थी कि जिस तरह से बरसों बरस तक उन्होंने पूरा जीवन डिप्राइव सेक्शन के उपेक्षा के उन्होंने काम किया, तो उन्हें अपेक्षाएं थी कि वो उस तरह से उनके साथ खड़े रहे। तो शायद अपेक्षाकृत उस तरह से नहीं वो परिणाम उनको देखने को मिला होगा। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखाता है। JDU तर्जुमान नीरज कुमार ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि नीट मामले पर तेजस्वी यादव खामोश क्यों हैं। इन्होंने कहा कि हर मौजू पर तो तेजस्वी लबकुशाई करते हैं, लेकिन इस मामले पर खामोश हैं क्यों। अब हमारा सवाल यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप हर एक घटना पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, कलकत्ता में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, लेकिन सिकंदर यदविंदु की गिरफ्तारी के बाद आपका ट्विटर खामोश क्यों? आपकी जुबान बंद क्यों है? कौन है गुनाहगार? हर मुद्दे पर तो आप बोलते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उस सवाल पर आपकी खामोशी का राज क्या है? यह बिहार की जनता जानना चाहती है। और प्रीतम जो आपके आप सचिव हैं, उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो रही है, तो आपको अपना नजरिया इस पर स्पष्ट करना चाहिए। चेयर ले लो। और हम यह जानना चाहते हैं पूरे तौर पर,
माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने भी इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि NHI का गेस्ट हाउस कैसे उपयोग में लाया गया। तमाम मामलों की जांच कराई जा रही है और इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तो बिहार लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती सदर राजू तिवारी ने बताया कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के 5 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। इस सिलसिले में श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में 29 जून को एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। रियासत की मुख्तलिफ अजला से लोक जनशक्ति पार्टी के कारकुनान और लीडरान इसमें शिरकत करेंगे। अपने नवनिर्वाचित सांसद और पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हैं और साथ साथ जो हमारा कार्यकर्ता सभी जगह पर दिन रात एक करके पार्टी को मजबूत किया और 5 में 5 सीट जीता और 400 सीट पर मजबूती से NDA के प्रत्याशियों को जिताने में मेहनत किया, उसका सम्मान समारोह हम लोग रखे श्री कृष्ण मेमोरियल हाल में 11 बजे से 29 तारीख, उसी की तैयारी। महकमे समाजी बहबूद के वजीर मदन साहनी की सदारत में पटना में महकमे रियासती और इलाकाई सतह के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग हुई। रियासती वजीर ने समाजी बहबूद के तहत चलने वाली मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया। किस तरीके से ये राज्य स्तरीय बैठक समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो हमारे निदेशालय है उनका समीक्षा बैठक था और लंबे समय से हम लोग जो है समीक्षा नहीं कर पा रहे थे चुनाव की वजह से। काम तो सुचारू रूप से चल ही रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग देखना चाह रहे थे कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है। तो बहुत तरह का योजना समाज कल्याण विभाग अंतर्गत चलते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, पेंशन योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, कुष्ठ रोगियों को पेंशन की योजना हो, या आपको HIV पीड़ित लोगों को हम लोग आर्थिक सहायता करते हैं। बहुत तरह का योजना है, जो बालिका गृह है, बालक गृह है, दत्तक ग्रहण केंद्र है, ये सभी योजना यहाँ से संचालित होते हैं। उसमें क्या प्रगति है, कहाँ पर क्या कठिनाई है, उसको समीक्षा आज की गई है। तो विभाग की तरफ से जो है हमारे विभाग के सचिव मीना साहब और डायरेक्टर प्रशांत CH जी, सभी लोग यहाँ और सभी जिला से हमारे पदाधिकारी उपस्थित थे और हम लोगों ने कहा है कि जहाँ जो प्रगति में कहीं कोई कमी नज़र आया है तो उसको विभाग के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है और हम कह सकते हैं कि विभाग अच्छे से काम कर रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर बखरी में नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने और उन पर तशद्दुद करने के मामले पर CPI-ML ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। CPI-ML पोलिट ब्यूरो के मेंबर शशि यादव, मरकजी कमेटी के रुकन और पालीगंज के MLA के संदीप सौरभ और दीगर कायदीन मौजूद थे। में DBR नाम की एक कंपनी है जिसका दावा है कि वो रजिस्टर्ड है। देश के कई राज्यों में, बिहार के कई जिलों में उसके ब्रांचेज हैं और पिछले दिनों जो वहाँ पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो मामला सामने आया कि DBR कंपनी की एक महिला ने FIR में लिखवाया है, कंप्लेन जो किया है कि 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ लंबे समय से वहाँ पे यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बुरी तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को पीटा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है और ये बहुत समय से चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले भी कारगिल विजय दिवस के ज़िमन में हिंदुस्तानी फौज की आर्टिलरी रेजिमेंट की जानिब से मुल्कगीर मोटरसाइकिल मुहिम शुरू की गई और D5 नामी मोटरसाइकिल मुहिम बिहार के दानापुर पहुंची। फौज के मोटरसाइकिल सवार कारगिल जंग के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 4000 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल करके द्रास पहुंचेंगे और इसी दौरान एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें वीर नारी और वीर माता को तहनीत पेश की गई। सबसे पहली बात यह है कि ये बड़े खुशी की बात है कि कारगिल वॉर में जो मार्टियर्स हुए और उनकी फैमिलीज़ और इस देश के सभी सोल्जर्स, उनकी जो यात्रा थी और उनका जो शहादत था
उसको कमेमोरेट करने के लिए आज का ये इवेंट किया गया था। और कमिश्नर पटना डिवीजन श्री कुमार रवि की हिदायत पर शहर में नाजायज तजावुजात हटाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। दानापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सुबह 10 बजे से तजावुजात हटाओ मुहिम चलाई गई। आज खगोल रोड पर सुगुना मोड़ से आर के पूरम तक सड़क के दोनों तरफ आरजी और मुस्तकिल तजावुजात हटा दी गई हैं। तजावुजात के खात्मे की मुहिम के तहत जुर्माना भी वसूल किया गया। बैनुल-अक़वामी योगा दिन की मुनासिबत से इप्का फार्मा ने गाया शहर के एक होटल में योगा डे का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 20 डॉक्टर्स समेत कई लोगों ने योगा किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि योगा डे का बुनियादी मकसद लोगों को जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद रहने के बारे में आगाही देना है। योगा ट्रेनर स्मिता सिन्हा ने शुरुका को योगा सिखाया। मोहानिया एसडीएम राकेश कुमार कैमूर जिले के रामगढ़ रिफर अस्पताल के अचानक मुआयने के लिए पहुंचे। इन्होंने इमरजेंसी वार्ड, मरीजों के वार्ड समेत अस्पताल में सफाई सुथराई का भी मुआयना किया। एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि अस्पताल में मजीद पंखे लगाने की हिदायत की गई है ताकि शदीद गर्मी में मरीजों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन्होंने कहा कि सफाई के हवाले से भी कई हिदायत दी गई है। कैमूर जिले के मार्ची गांव में भैंस चुराने को लेकर 2 गिरोहों के दरमियान आपसी झगड़ा हुआ। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक शख्स को गन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त लालू यादव के तौर पर की गई है। गाया पुलिस औरंगाबाद और एसटीएफ के मुश्तरका ऑपरेशन में पुलिस ने गाया जिले के कोच थाना इलाके से कई घिनौनी वारदातें अंजाम देने वाले 4 बदनाम जमाना नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की शिनाख्त अमरजीत यादव, अलख देविया यादव, संजय यादव, सुखिंदर यादव के तौर पर की गई है। सभी नक्सली गाया जिले के रहने वाले हैं। दिनांक 14/6/24 को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कोच थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमल बिघा में एक व्यक्ति जो कि पूर्व में नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे थे, उनकी कुछ नक्सलियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और तुरंत वहां पर कोच थाना की टीम वहां पर पहुंची थी और जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। एसडीपीओ टिकारी भी वहां पर तुरंत पहुंच करके फिर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा इस मामले में जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी शिनाख्त कर उनको की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि इस घटना में जो शामिल नक्सली हैं वो गया जिला के उस क्षेत्र में तो सक्रिय हैं ही और औरंगाबाद जिला के भी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें भी वो सक्रिय हैं और उनके मूवमेंट के बारे में हम लोग को जानकारी मिली। तो इसकी मूवमेंट की जानकारी हम लोग के द्वारा औरंगाबाद पुलिस तथा एसटीएफ को भी दिया गया और उसके बाद एक संयुक्त टीम बनाते हुए इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया और यह जानकारी मिली कि यह गुरारू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डबरू के पास ये आया हुआ है और उसके बाद जो उस विशेष टीम के द्वारा वहां पर गुरारू थाना अंतर्गत रफीगंज रोड स्थित ग्राम डबरू में छापेमारी करके 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई जिसके नाम है अमरजीत यादव और जितेंद्र यादव और अलखदेव यादव। और अमरजीत यादव कोच थाना का रहने वाला है और अलखदेव यादव भी कोच थाना का रहने वाला है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।